अम्ब्रेला अकेडमी के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि नंबर 5 जाके हैंडलर से मिल के आया था और साथ ही में उसका ऑफर भी एक्सेप्ट कर लेता है कि वो द कमीशंस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मार देगा। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 7 की शुरुआत होती है, जहाँ पे नंबर 5 ने टाइम जंप किया था। असल के अंदर ये 1982 की टाइमलाइन थी, जहाँ पे उसने जंप किया और इसी के साथ में उस प्लेस पे पहुंच गया जहाँ पे उसे हैंडलर ने बताया था। हालांकि वो बच्चा था तो उसे उस जगह पे जाने नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि वो दिखता बच्चा था भले ही वो बहुत ज्यादा बूढ़ा। जहाँ उसे एक लेडी मिलती है जो कि उसे कहती है कि जरूर तुम्हारे पेरेंट्स अंदर होंगे। अब नंबर 5 को एक चॉकलेट लेनी थी और ऊपर से वो बॉक्स ओपन भी नहीं हो रहा था। इसी के कारण नंबर 5 उसे बुरी तरीके से तोड़ देता है। साथ ही में उसे एक कुल्हाड़ी मिलती है और आखिरकार वो उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग चल रही थी। नंबर 5 के पास में पावर्स थी कि वो बार बार में टेलीपोर्ट हो सकता है। इसी के कारण वो एक एक करके 11 लोगों को इतनी बुरी तरीके से मार देता है कि मानो 5 मिनट में 11 लोग खत्म। आखिर के अंदर सबसे सीनियर बचता है जिसने की था कमीशन को स्टार्ट किया था, जिसका नाम एजे था। नंबर 5 उसका भी फिश टैंक तोड़ देता है और उसे अपने साथ ही ले जाता है, जिसके बाद में सीन यहाँ क्लाउस और बैन के ऊपर शिफ्ट होता है। असल के अंदर बैन क्लाउस की बॉडी के अंदर आना चाहता था, लेकिन क्लाउस हमेशा मना ही करता है कि तुम मेरी बॉडी में आते हो तो मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, और आखिर तुम्हें क्या चाहिए, तुम मेरी बॉडी में आना ही क्यों चाहते हो। ऊपर से क्लाउस काफी ज्यादा परेशान था क्योंकि उसने डेव को, यानी कि जिसे वो प्यार करता था, उसे रोकने की बहुत कोशिश करी ताकि डेव अपनी मौत को टाल सके, लेकिन फिर भी डेव बात नहीं मानता और जान करके आर्मी को ज्वाइन कर लेता है। तब बैन कहता है कि तुम्हारे पास में कोई मोटिव नहीं है, लेकिन मेरे पास में बहुत सारे मोटिव है, बस मुझे एक बार तुम्हारे अंदर आने दो। बैन बताता है कि वो एक लड़की से प्यार करता है जिसका नाम जिल है। वो चाहता है कि बस वो एक बार उससे मिले और थोड़ी देर के लिए उसके साथ में रहे। आखिरकार इतना समझाने के बाद में क्लाउस, जो कि इस समय तक जगा हुआ था क्योंकि बैन उसके सोने का इंतजार कर रहा था, लेकिन आखिर में वो बैन को हाँ कर देता है उसकी बॉडी में आने के लिए। जिसके बाद हम वानिया को देखते हैं जो कि समय सीसी के घर पे थी। कार्ल ने जब इन दोनों को देख लिया तो वो चाहता था कि वो वानिया से बात करे। इसी के कारण वो वानिया को कहता है कि उसे किसी क्लाइंट से मिलने के लिए जाना है और वानिया ही उसे लेके जाएगी। सीसी मना भी करती है, लेकिन कार्ल बात नहीं मानता और वानिया को कहता है उसे ड्रॉप करने के लिए। इसी के साथ हम एलिसन को भी देखते हैं क्योंकि यहाँ पे रेमंड बहुत ज्यादा खुश था। असल के अंदर उसे प्रेसिडेंट ने बुलाया था, जैसे कि ब्लैक लोग बार बार के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो भी साइलेंट प्रोटेस्ट। इसी के कारण प्रेसिडेंट ने रेमंड को बुलाया था। एलिसन कहती है कि मैं तुम्हारा वेट करूंगी, जल्दी आना। इसी के साथ हम नंबर 5 को देखते हैं जो कि हैंडलर के लिए प्रूफ लेकर आया था कि उसने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मार दिया है, यानी कि सबसे सीनियर, यानी कि उस फिश को एक थैली के अंदर लेकर आया था और बताता है कि उसने उसका काम पूरा किया। अब बारी थी हैंडलर की, तो हैंडलर भी उस बैग को देती है जिससे कि टाइम ट्रेवल आसानी से हो सकता है। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट बात थी वो हैंडलर ने नंबर 5 को कभी बताई ही नहीं कि उसके पास इस जगह से भागने के लिए सिर्फ और सिर्फ 90 मिनट्स है। नंबर 5 कहता है आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तुम ये चीज मुझे पहले भी बता सकती थी। तब हैंडलर कहती है कि देखो मैं ज्यादा देर तक झूठ नहीं बोल पाऊंगी, चीजों को नहीं संभाल पाऊंगी। अगर मैं ऑफिस के अंदर पहुंच गई तो फिर मुझे टाइमलाइन को छेड़ने वालों को ढूंढना पड़ेगा, तो जितना जल्दी हो सके बिना टाइम गवाए यहाँ से निकल जाओ। नंबर 5 को गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन अब वो कर क्या सकता था, उसे अपने भाई बहनों को इकट्ठा करना था। दूसरी तरफ हम डिएगो और लूथर को देखते हैं जो कि एलियट की मौत से काफी ज्यादा परेशान थे और ये सोचते हैं कि आखिर जो नीचे खून से लिखा हुआ है उसका मतलब क्या हो सकता है। ये दोनों ही समझ लेते हैं कि जरूर मारने वाले ने अपना नाम लिखा होगा यहाँ पे। इसी के कारण वो डिक्शनरी के अंदर सेम ऐसे नाम वाली एक लेडी को कॉल करते हैं जो कि बूढ़ी लेडी थी और कुछ समझ भी नहीं रही थी। नंबर 5 आता है, एलियट को देखता है और उसे बहुत बुरा लगता है क्योंकि एलियट ने उनकी बहुत मदद करी थी, और साथ ही में अपने दोनों बेवकूफ भाइयों को कहता है कि स्वीडिश के अंदर इसका मतलब होता है आंख के बदले आंख। स्वीडिश भाइयों ने ही एलियट को मारा है, इसका मतलब है कि स्वीडिश भाइयों में से एक भाई गायब हुआ है और अब वही बदला ले रहे हैं। इतने खून से सने हुए नंबर 5 को डिएगो और लूथर दोनों ही पूछते हैं कि आखिर तुमने किया क्या है। इसी के साथ में सीनियर कमीशन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे अब जब सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मर चुके थे तो सिर्फ और सिर्फ सीनियर जो थी वो हैंडलर ही थी। इसी के कारण वो सारे मेंबर्स को इकट्ठा करती है और सबको इन्फॉर्म करती है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मर चुके हैं, 12 लोग अब नहीं जिंदा है, यानी कि अब कमेटी के अंदर मैं आ चुकी हूँ, सारे के सारे डिसीजंस मैं लूंगी और आज से सबसे बड़ी सीनियर भी मैं हूँ, तो आज के बाद में तुम लोगों को मेरे रूल्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। लाइला कहीं ना कहीं परेशान थी कि आखिर हैंडलर ने किया तो गलत ही है। इसी के साथ सीन वापस से नंबर 5 के ऊपर शिफ्ट होता है, वो अपने कपड़े चेंज करता है, वॉचेस निकालता है। इसी के साथ में डिएगो और लूथर को बताता है कि हम 90 मिनट के अंदर अंदर अपने घर जाने वाले हैं, टाइम बहुत ज्यादा कम होता जा रहा है, मैंने तुम दोनों की वॉचेस ठीक कर दी है। लूथर जाएगा एलिसन को लेने के लिए, डिएगो जाएगा क्लाउस को लेने के लिए और नंबर 5 खुद वानिया को लेने के लिए जाएगा, क्योंकि ये तीनों ही अलग अलग डायरेक्शंस में थे। इसी के कारण दोनों ही पूछते हैं नंबर 5 से कि आखिर कयामत का क्या होगा, तो नंबर 5 बताता है कि अगर हम अभी निकल गए तो कयामत रुक जाएगी। फिर ये दोनों ही पूछते हैं कि 2019 की कयामत का क्या होगा, तो नंबर 5 कहता है कि अगर हम सही टाइम पे पहुंच गए तो उस कयामत को भी रोक दिया जाएगा, बस अभी टाइम बर्बाद मत करो, जल्दी से जाओ। तब डिएगो कहता है कि उसे आखिरी बार लाइला से मिलना है, वो लाइला से मिले बिना नहीं जाएगा। नंबर 5 उस पर बहुत ज्यादा भड़क जाता है कि लाइला एक नंबर की झूठी लड़की थी, वो हैंडलर की बेटी है और उसने तुम्हारे जरिए मुझसे मिलने की कोशिश करी, मुझे ढूंढ लिया और भी उसने कई कांड किए हैं और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि इस समय तुम लाइला से मिलो, वो धोखेबाज लड़की है। जिसके बाद तो डिएगो को भी बहुत बुरा लगता है कि लाइला ने आखिर उसे धोखा क्यों दिया। दूसरी तरफ बैन यहाँ पे क्लाउस की बॉडी के अंदर घुस जाता है, काफी सारी क्लाउस को प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन आखिर के अंदर बैन जब क्लाउस की बॉडी में घुसता है तो वो काफी साल बाद जिंदा हुआ था। इसी के कारण वो हर एक चीज को महसूस करना चाहता था, यानी कि फ्रूट्स को, मिट्टी को, हवा को, और जाके वो सीधा
कूदता नंगे पैर गार्डन के अंदर पड़ी हुई मिट्टी के अंदर गिर जाता है, लोट पोट करने लगता है और इसी समय यहाँ जिल भी आ जाती है और जिल भी उसी के साथ मिट्टी के अंदर खेलने लगती है। सीन जिसके बाद में वानिया के ऊपर शिफ्ट होता है। यहाँ पे वानिया को पता था कि कार्ल उससे कोई ना कोई बात करना चाहता है। कार्ल यहाँ पे पहले अपनी फैमिली की बात बताता है और उसके बाद वानिया से स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर कहता है कि मैं अपने घर के अंदर गंदगी नहीं रख सकता, इस देश के अंदर और इस समय के अंदर तो बिल्कुल नहीं, और खास करके तुम तो मेरी वाइफ के साथ में लगी हुई हो, ये चीज तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। तब वानिया कहती है मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। तब कार्ल कहता है कि मैंने कब कहा कि तुम मुझसे नहीं डरती, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कि हैंडलर का क्या होगा। हैंडलर को तुम लोगों के जाने के बाद में मैं एक मेंटल डिसेबल स्कूल के अंदर डला दूंगा, जैसा वो लड़का है वो वैसे ही स्कूल के अंदर रहेगा। वानिया उसे ऐसा करने से रोकती है। तब कार्ल कहता है कि मैं मजबूर हूँ, अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं हार्लिन के साथ में ऐसा ही करूंगा और तुम मुझे रोक भी नहीं सकती हो। मैं चाहता हूँ कि मैं जब घर पे वापस पहुंचूं तो तुम घर से अपना बोरिया बिस्तरा लेके जा चुकी होगी। जिसके बाद सीन एलिसन के ऊपर शिफ्ट होता है। असल के अंदर लूथर उसे बुलाने के लिए आ चुका था और उसे सब कुछ बताता है। एलिसन को एक बार के लिए तो बहुत ज्यादा खुशी होती है कि 2019 के अंदर उसकी बेटी भी थी, तो अगर वो रेमंड को छोड़ के जाती है तो वो अपनी बेटी से मिल सकती है। लेकिन तब लूथर कहता है कि देखो मुझे कुछ नहीं पता कि हम लोग कौन सी टाइमलाइन में जाएंगे। तब एलिसन कहती है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, मैं अगर यहाँ से चली गई और ऊपर से मैं किसी और टाइमलाइन में चली गई तो मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं बार बार में लोगों का सहारा कब तक लेती रहूंगी और अपनी टाइमलाइन कब तक बदलती रहूंगी, मुझे फैमिली की जरूरत है। लूथर कहता है कि देखो हम इस टाइमलाइन से बिलोंग भी नहीं करते, अगर हम यहाँ पे रह गए तो पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी, हमें कयामतों को रोकना पड़ेगा, बस कुछ भी करके उसी गली के अंदर पहुंच जाओ जहाँ पे हम लोग पहली बार मिले थे। एलिसन कहती है कि मुझे थोड़ी देर का टाइम दे दो, मैं बस रेमंड से बात करके वहाँ पे पहुंच जाऊंगी। दूसरी तरफ क्लाउस यहाँ पे जिल के साथ में काफी ज्यादा एंजॉय करने लगता है। यहाँ पे जिल बताती है कि क्लाउस तो उसके साथ में पहले इंटीमेट हो चुका है, जिस बात के ऊपर बैन को बहुत गुस्सा आता है। बैन असल के अंदर जिल की काफी सारी छोटी छोटी बातों को नोटिस किया करता था और अब जब उसे जिल मिल गई है तो वो उसके साथ और ज्यादा टाइम बिताना चाहता था, लेकिन इतनी ही देर में डिएगो आके उसे वहाँ से ले जाता है। दूसरी तरफ हम लाइला को देखते हैं। अब जब हैंडलर पावर के अंदर आ चुकी थी तो वो अपनी नई सिक्योरिटी के बारे में लाइला से बात कर रही थी। लाइला का मुंह उतरा हुआ था क्योंकि उसे नहीं पता कि आखिर डिएगो कहाँ जाने वाला है। ऊपर से डिएगो को ये भी पता चल गया है कि उसने उसे झूठ बोला है। तो हैंडलर कहती है कि तुम हमेशा से चाहती थी ना कि मैं तुम्हें कोई बड़ा काम दूं, इसी के कारण वो लाइला को एक गिफ्ट देती है और कहती है कि ये चीज मैं तुम्हें बाद में देने वाली थी, लेकिन अब जब तुम इतनी परेशान हो ही रखी हो तो अपना गिफ्ट पकड़ो। वो लाइला को हेड ऑफ सिक्योरिटी बना देती है और कहती है कि अब यहाँ की सारी चीजें तुम खुद संभालोगी। लाइला बड़ी इंप्रेस हो जाती है और कहती है कि इसका मतलब है कि मैं अपनी टीम खुद चुन सकती हूँ, किसी टीम में रखना और किसी टीम में नहीं रखना और खुद के रूल्स होंगे। हैंडलर कहती है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो। यहाँ डिएगो दूसरी तरफ क्लाउस को लेके आगे बढ़ता है। तब क्लाउस उसे रोक देता है और डिएगो को बताता है कि मैं क्लाउस नहीं हूँ बल्कि मैं तो बेन हूँ। डिएगो बात नहीं मानता क्योंकि वो तो क्लाउस की बॉडी थी। तब डिएगो कहता है कि फिर तुम मुझे बचपन की कोई ऐसी बात बताओ जो कि सिर्फ और सिर्फ बेन को ही पता थी, और बेन उसके बाद में कोई ऐसी बात बोलता है जो कि सिर्फ डिएगो को ही पता थी, जिसके बाद में डिएगो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है कि आखिरकार बेन इतने सालों बाद में उससे मिला। इसी कारण वो उसे गले वाले मिलता है और साथ ही में बेन ये भी बताता है कि उसने क्लाउस की बॉडी के ऊपर कंट्रोल करना सीख लिया है, यानी कि वो कभी भी उसकी बॉडी में आ सकता है। डिएगो से समझाता है कि अभी हमें किसी समझदार आदमी की जरूरत है, हम लोग यहाँ से टाइम जंप करके जा रहे हैं, हम लोगों को अभी के अभी निकलना होगा। लेकिन बेन मना करता है कि मैं जस्ट अभी अभी एक शरीर के अंदर आया हूँ, मुझे कुछ काम पूरे करने हैं, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। डिएगो कहता है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी काम खत्म करके उसी गली में पहुंच जाना। यहाँ वानिया सीसी से मिलने के लिए जा ही रही थी कि तभी उसका रास्ता नंबर 5 रोक देता है और उसे कहता है कि अभी के अभी तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। वानिया भड़क जाती है और कहती है कि मैं इस जगह से अकेली नहीं जाऊंगी, मुझे कुछ मतलब नहीं है कि कोई कयामत आ रही है या नहीं आ रही है, मैं सीसी और हार्लिन को लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगी। नंबर 5 उसे समझाता है कि अगर वो दोनों गए तो टाइमलाइन के अंदर बहुत ज्यादा गड़बड़ हो सकती है। तब वानिया चिल्लाती है कि आखिर एक मासूम सी लड़की और उसके बच्चे से इतनी पूरी टाइमलाइन को कैसे खतरा हो सकता है, मैं अगर जाऊंगी तो उसके साथ ही जाऊंगी, नहीं तो नहीं जाऊंगी। नंबर 5 काफी ज्यादा भड़क जाता है। इधर वानिया भी अपनी पावर्स दिखाने लगती है, लेकिन ये दोनों झगड़ा नहीं करते और इसी के साथ में वानिया बात मान जाती है कि वो कुछ ही देर के अंदर उस जगह पे पहुंच जाएगी जहाँ पे नंबर 5 ने उसे बुलाया है, बस उसे सीसी से मिलके आना है। जिसके बाद हम डिएगो को देखते हैं। डिएगो के पास अब मिलने के लिए कोई इंसान था नहीं, इसी के कारण वो एलियट के लिए कब्र खोद रहा था ताकि वो एलियट को अच्छे से दफना के यहाँ से जा सके। तभी यहाँ पे लाइला पहुंच जाती है और डिएगो से बातचीत करने लगती है। डिएगो भड़का हुआ था और कहता है कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने तो तुम्हें इतना प्यार किया था। लाइला के पास कोई जवाब नहीं था। तब डिएगो कहता है छोड़ो खैर। लाइला पीछे मुड़ती है और एलियट की बॉडी देखती है क्योंकि लाइला भी कई दिनों तक एलियट के घर पे रही थी, इसी के कारण वो कहती है कि एलियट तो अच्छा था। डिएगो बताता है कि ये तुम्हारे द कमीशन के स्वीडिश ब्रदर्स ने किया है इसका ऐसा हाल, और अब मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं बस एलियट की बॉडी को दफनाऊंगा और यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा और तुम्हें भूल जाऊंगा। तभी लाइला उसे बातों के अंदर फंसाने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ बीता हुआ हर पल याद करती हूँ, एलियट के घर पे हमारी रही हुई रात और भी कई सारी चीजें, और साथ ही में वो ड्रिंक भी करने लगती है। डिएगो वही ड्रिंक पी लेता है और एक ही सेकंड के अंदर बेहोश होकर गिर जाता है, यानी कि लाइला का कोई ना कोई तो प्लान था। दूसरी तरफ हम एलिसन को देखते हैं जो कि रेमंड के आने का वेट कर रही थी और काफी ज्यादा रोती है। यहाँ पे रेमंड पूछता है कि आखिर हुआ क्या है, सब चल क्या रहा है। तो एलिसन रेमंड को बता देती है कि अब उसे खुद की दुनिया में जाना पड़ेगा और अगर वो चाहे तो वो रेमंड की मेमोरी से खुद को इरेज कर सकती है ताकि रेमंड कभी उसे याद ही ना रख सके। तब रेमंड ऐसा करने के लिए मना कर देता है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, तुम मेरी लाइफ थी और ये मेरे लाइफ के 2 साल सबसे बेस्ट 2 साल थे, और अगर तुम चली भी गई तो मैं तुम्हें अपनी यादों से खोना नहीं चाहती। इन दोनों के बीच में एक बहुत
बहुत ही इमोशनल वाला मूवमेंट होता है और तभी इनके घर पे कोई डोरबेल बजाता है। यहाँ पे पहुंच गए थे वही दोनों स्वीडिश ब्रदर जो कि आते ही एलिसन के ऊपर अटैक कर देते हैं। जिसके बाद हम वानिया को देखते हैं जो कि सीसी के पास पहुंच जाती है और उसे हैंड टू हैंड कहती है कि अभी हमें निकलना होगा, हमारे पास में 1 सेकंड का भी वक्त नहीं है, मैं तुम्हें अपने साथ ही लेके जाऊंगी, अगर मैं टाइमलाइन चेंज करूंगी तो तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी और साथ ही में वहाँ जाके हार्लन को भी हम ठीक करा लेंगे। पहले तो सीसी मना कर देती है कि नहीं मैं इस जगह को छोड़ के नहीं जा सकती, लेकिन वानिया गुस्सा करती है कि अगर अभी के अभी तुम नहीं चली तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। जिसके बाद में सीसी हार्लन को समझाती है कि बेटा हम घूमने के लिए जा रहे हैं। वो अपना सामान पैक करती है और इसी के साथ में कुछ पैसे वगैरह भी रख लेती है। दूसरी तरफ क्लाउस अपने भक्तों से भाग के निकल ही रहा था, लेकिन तभी एक भक्त उसे आके रोक लेता है और कहता है कि बाबा आखिर आप कहाँ जा रहे हैं। क्लाउस उस भक्त से कहता है कि आगे का काम अब सब तुम्हें ही संभालना है, मैं बस यहाँ से जा रहा हूँ। दूसरी तरफ एलिसन और स्वीडिश ब्रदर्स के बीच में कंटिन्यूअसली फाइट हो रही थी। यहाँ पे रेमंड भी बेचारा फाइट करने की कोशिश करता है लेकिन खुद ही पिट जाता है। दूसरी तरफ क्लाउस यहाँ पे भागता हुआ आ रहा था और बैन को अपनी बॉडी से निकालने की कोशिश कर रहा था। वो काफी ज्यादा अजीब हरकतें कर रहा था। इधर लूथर और नंबर 5 भी सही टाइम पे सही जगह पे खड़े थे। क्लाउस भी यहाँ पे पहुंच गया था लेकिन उसकी बॉडी के अंदर बैन था और वो निकल ही नहीं रहा था। जिसके बाद एलिसन और स्वीडिश ब्रदर की फाइट दिखाई जाती है जहाँ पे एलिसन ने एक भाई की तो आंख फोड़ दी थी और दूसरा भाई जो कि रेमंड को मार रहा था वो उसके पास जाके कहती है कि मैंने अफवाह सुनी है कि तुमने तुम्हारे ही भाई को मार दिया है। तभी वो स्वीडिश ब्रदर उठता है और खुद ही के भाई को जान से मार देता है और जब वो होश में आता है तो बहुत बुरी तरीके से पागल हो जाता है क्योंकि एक भाई उसका पहले ही मर गया था और दूसरे भाई को उसने अपने हाथों से मारा था। एलिसन जब टाइम देखती है तो उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसका टाइम ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, ऊपर से ये स्वीडिश ब्रदर से उसने पंगा भी ले लिया है। वानिया, सीसी और हार्लिन यहाँ से भाग ही रहे थे और इतनी ही देर में इनके सामने पुलिस वालों की गाड़ी आके खड़ी हो जाती है जहाँ पे वानिया पूछती है कि सीसी आखिर तुमने क्या किया है। तब सीसी बताती है कि मुझसे एक गलती हो गई है, मैंने घर पे एक नोट छोड़ दिया था। अब इस समय पे सीसी को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। जब उसे पता है कि वो भाग रही है तो आखिर उसने अपने हस्बैंड के लिए नोट छोड़ा ही क्यों था। यहाँ दूसरी तरफ जब डिएगो होश के अंदर आता है तो उसे पता चलता है कि वो द कमीशन के अंदर है और लाइला उसे अपने साथ ले आई है, यानी कि वो हेड ऑफ सिक्योरिटी है। तो अब उसके पास में पूरी आजादी है कि वो अपनी टीम के अंदर किसको रखना चाहती है। इसी के कारण वो डिएगो को ले आती है। यहाँ दूसरी तरफ क्लाउस की हालत बहुत ज्यादा खराब थी क्योंकि बैन के निकलने के बाद में उसे बहुत ज्यादा चक्कर आते हैं। उसने वॉमिट करके बैन को निकाला था और नंबर 5 तो गुस्सा कर ही रहा था कि आखिर सबके लिए उसने इतना इजी काम रख रखा था लेकिन कोई भी टाइम पे नहीं आ पाया। टाइमलाइन अगर आज बंद हो गई तो हो सकता है कि ये कयामत को कभी पीछे छोड़ ही ना पाए। आखिर सबके सब कहाँ चले गए होंगे। यहाँ वानिया को गाड़ी रोकनी पड़ती है और इतनी देर में कार्ल का भाई जो कि पुलिस के अंदर ही था वो यहाँ पे पहुंच जाता है और वानिया को यहाँ से बाहर निकलने के लिए कहता है, लेकिन वानिया बाहर नहीं निकलती और कहती है कि मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हें हार्म पहुंचाऊं, बस यहाँ से साइड में हट जाओ। तो वो पुलिस ऑफिसर हंसने लगता है। तब वानिया अपनी पावर दिखाती है और पुलिस ऑफिसर बहुत दूर जाके गिरते हैं। वानिया बाहर निकल के देखती है और तभी एक पुलिस ऑफिसर उसके सर पे बहुत जोर से वार करता है और वानिया वहीं पे गिर जाती है, यानी कि एलिसन सही टाइम पे नहीं पहुंची, वानिया यहीं पे अटक गई। इसी के साथ में डिएगो तो कमीशन के ऑफिस के अंदर बैठा था और नंबर 5 की जो टाइमलाइन थी वो सारी की सारी बर्बाद हो गई थी। उसने बैग उठा के सीधा उसी जगह पे फेंक दिया जहाँ से ये लोग टेलीपोर्ट हो सकते थे। और इसी के साथ गाइस ये शानदार एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।